हेलो बच्चों, चलो आज क्लास 12 का हम सॉल्वर करते हैं। और हमने वादा भी किया था आप लोगों से कि क्लास 12 का बायोलॉजी का अनसॉल्व हम कराएंगे आप लोगों को। अब वो लाइव क्लास चाहे कराएं चाहे रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, किसी ना किसी प्रकार से आपको हम देंगे वो चीज़ें। तो किसी कारणवश लाइव क्लास तो नहीं दे पाए, इसका कोई बात नहीं। लाइव क्लास जो है नया बैच चालू कर दिए हैं यूट्यूब पे और वो चल रहा है। तो समय के अभाव की वजह से लाइव क्लास नहीं दे पाए, फिर भी हम आप ठीक ना, और रिकॉर्डेड क्लास के रूप में आपको अनसॉल्व पूर्ण रूप से हम हल करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज से पहला लेक्चर है इसके बारे में, पहला पेपर आज हम हल करवा रहे हैं और आप कॉन्सेंट्रेट बना के रखिएगा और हल करिएगा। हाँ, एक चीज़ आपके लिए अच्छी बात ये हो जाएगी कि यदि आप अनसॉल्व हल कर लेंगे, ठीक है, आप अनसॉल्व हल कर लीजिए, ठीक है। आपने जो नोट से पढ़ा, जो चीज़ें आप बुक से पढ़ी, जो चीज़ें आप कॉलेज से या कोचिंग से कहीं से जो चीज़ें आपने पढ़ ली है वो सही है, उतना आप ठीक है, ठीक है। अब आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक काम करेंगे, आप अनसॉल्व ले लीजिए, ठीक, अनसॉल्व ले लीजिए और जितना से ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बाकी अब आप बुक पढ़ने का टाइम, ठीक है, कोचिंग का क्लास करने का टाइम या फिर नोट्स पढ़ने का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ अगर किसी चीज़ का टाइम बचा है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप, ठीक है, चाहे बुक से, चाहे नोट से, चाहे किसी अन्य माध्यम से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। जितना हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो। ये सिर्फ मैं बायोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। बात समझ में आई? अगर आप चाह रहे हैं कि बोर्ड में अच्छा नंबर आए तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप प्रैक्टिस करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सबसे अच्छी बात यही होगी। तो कोई बात नहीं है, चलिए उसी प्रैक्टिस के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ में हम आपके साथ हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम अनसॉल्व लिए हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए एक अनसॉल्व लिए हैं, ठीक। अनसॉल्व जो लिए हैं हम, इसमें से पहला कुछ आपका सेट जो है वो हम हल कराने जा रहे हैं। जो एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है यहाँ पर, अभी पहले क्वेश्चन से हम आपको हल करवा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नंबर 1, पहले क्वेश्चन का वाला, चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए और उत्तर पुस्तिका में लिखने के साथ साथ में यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन क्या है, का वाला कह रहा है बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है। कह रहा है, ठीक ना, बीजांड का वह स्थान, ठीक है, वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है, जहां, ठीक है, बीजांड 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 वृंत जुड़ा होता है, ठीक। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आएगा और वीडियो की थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। फिर यहाँ पर कॉमा लगाया है, कह रहा कहलाता है, मतलब अब ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है। कौन कौन सा ऑप्शन है? पहला माइक्रोपाइल, पहला क्या है, माइक्रो, ठीक ना, पाइल, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर? दूसरा ऑप्शन निभाग है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है, नाविका है, नाविका है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन इसमें कौन है? अंड कोशिका है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक। अब अगर आप पहला चैप्टर आपका फ्लावरिंग प्लांट ऑफ रिप्रोडक्शन अगर आप
अच्छी तरीके से पढ़े हैं। पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, और एक उसमें एक आपको फिगर मिलता है, ठीक है, जो जिसे हम बीजांड का फिगर कहते हैं। तो बीजांड का फिगर मैं एक बार बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये एक बीजांड का फिगर है, ठीक। ये का है न्यूक्लियस है, ये इनर इंटेगुमेंट है, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, ये आउटर इंटेगुमेंट हो गया। ये क्या हो गया, बीजांड हो गया। सबका नामकरण हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल है। ये भाग कौन सा है, ये हाइलम है। ये भाग कौन सा है, ये चलाजा है। ये कौन सा भाग है, ये रेफी है। ये कौन सा भाग है, इंटेगुमेंट है। और ये कौन सा भाग है, ये न्यूसेलस है। और ये कौन सा भाग है, ये एम्ब्रियोसेक है। इतनी, और ये वाला जो पार्ट है इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। चलो अब ऑप्शन आप चेक करो, ठीक है, ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन क्या कह रहा है, बीजांड का वह स्थान, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है, इसे आप बीजांड वृंत भी कहते हैं। इसे आप बीजांड वृंत भी कहते हैं। अब बीजांड वृंत जो होता है वो बीजांड से जुड़ा हुआ है इस भाग पर, देखिए इस भाग पर, और इस भाग पर क्या होता है, हाइलम होता है। इस भाग पर क्या होता है, हाइलम होता है। अब जो हाइलम है इस भाग पर, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब हाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। हाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। और इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है, नाभिका, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं हिंदी में, इसे निभाग कहते हैं। तो निभाग नहीं, कुछ लोग नाभिका और निभाग में जो कंफ्यूजन करते हैं ना, तो यहीं पे क्या होता है, गलत हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई गलती आपको नहीं करना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निभाग हो जाएगा, सही है। चलो पहला आंसर सही आपके द्वारा दिया गया। फिर अब दूसरा आंसर, टीबी के टीके का नाम लिखिए। चलिए टीबी के टीके का क्या नाम हो सकता है, तो यहाँ पर इसको हम साफ कर रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए ढंग से, उसके बाद हम साफ कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम साफ कर दें, और टीबी के टीके का नाम क्या है, तो सबके दिमाग में तुरंत गूंजने लग जाता है बीसीजी। सबके दिमाग में तुरंत गूंजने लग जाता है क्या, बीसीजी, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए टीबी के टीके का क्या नाम है, ठीक है। पहली चीज टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस। पहला क्या है, टीबी का फुल फॉर्म क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा मार्कर यूज दूसरा करें, मार्कर थोड़ा मोटा सा चले तब समझ में आए। तो टीबी के टीके का नाम क्या है, ठीक, वो चीज पहले, उससे पहले क्या है, टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आप तपेदिक के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, जिसे आप क्या कहते हैं, तपेदिक कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आप तपेदिक के नाम से जानते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, पहला दिया ऑप्शन बीसीजी, बीसीजी पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है डीपीटी, दूसरा ऑप्शन दिया है डीपीटी। तीसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पर, ठीक है, ओपीवी, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ठीक है, कोवैक्सीन। ये देखो भैया, अभी तो इससे आप जल्दी ही निजात पाने का प्रयास कर रहे थे, और ये एग्जाम में भी आ गया, कोवैक्सीन, ठीक ना। बीसीजी, ठीक ना, इसका पहले फुल फॉर्म के बारे में बात करें, बैसिलस बैसिलस, ठीक है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ठीक है, कॉलमेट ग्यूरिन,
ये इसका पहले पूरा नाम आपको आना चाहिए, ठीक है, जिसे आप BCG कहते हैं, ठीक ना, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ये इसका पूरा नाम है। दूसरा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है, इसका क्या होगा, इसका पार्चोरिसिस होगा, पार्चोसिस होगा, ठीक ना, टिटनस होगा, टिटनस होगा, टिटनस होगा, ये होगा। क्या ये टीबी के दौरान दिया जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस के नहीं, ठीक ना। ओरल पोलियो वायरस, ठीक ना, ओरल पोलियो वायरस, कोवैक्सीन, आप अभी जल्दी नाम सुनेंगे, कोविड-19, कोवैक्सीन, कोविड-19, ठीक ना, जिसे आप कोरोना के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब बताओ आप टीबी के दौरान किसका उपयोग किया जाएगा, क्या डिप्थीरिया, ये 3 प्रकार के जो होते हैं डिजीज उनमें उपयोग किया जाता है, डिप्थीरिया, टिटनेस और पार्चोसिस में, ठीक ना। पोलियो का देखिए, OPV मतलब ओरल पोलियो वायरस, मतलब एक डिजीज जो पोलियो है, ठीक ना, वो जो मुख के द्वारा ली जाती है 2 बूंद, ठीक है, जो पोलियो की दवा होती है वो उसका हो गया, मतलब ये पोलियो के दौरान यूज किया जाएगा। ये 3 अलग डिजीज उसके द्वारा उपयोग किया जाएगा। ये कोरोना के द्वारा उपयोग किया जाएगा। बचा कौन सा, BCG, बैसिलस, ठीक ना, कॉलमेट और ग्यूरिन, ये जो आपका है ये टीबी के द्वारा यूज किया जाएगा। इतनी बात समझ में आई, चलो ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है आपका, ठीक ना, कौन सा, BCG यहाँ पर सही हो गया। अब दूसरा अगला क्वेश्चन देखो आप, अब अगला क्वेश्चन देखो आप जल्दी जल्दी। नंबर क्वेश्चन 3, भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय का अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है। चलो भैया, भारत में आप क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना, भारत में रामदेव मिश्रा को, ठीक है ना, किस विषय को, किस विषय या अध्ययन के जनक के रूप में, जाना जाता है, पहला क्या है, पारिस्थितिकी, पहला ऑप्शन क्या हो गया भैया, पारिस्थितिकी, ठीक है ना, पारिस्थितिकी है ना, पारिस्थितिकी, पहला पारिस्थितिकी। दूसरा अनुवांशिकी, दूसरा क्या है, अनुवांशिकी, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक ना। चौथा ऑप्शन क्या है, ठीक, मानव विकास, ठीक ना, विकास। चलो ठीक, पहली चीज अब यहां से ध्यान दो, देखो भारत में रामदेव मिश्रा है, इसे आप बोर्ड में R मिश्रा के नाम से भी मिल सकता है, ये चीज ध्यान रखना, बोर्ड में पूरा नाम नहीं मिल सकता आपको, R मिश्रा के नाम से मिल सकता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान होना चाहिए अगर कहीं पे R मिश्रा हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था। तो जब बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे के आए, ठीक है, तो सर बोले कि मुझसे भी बात हुई थी इस क्वेश्चन के बारे में, तो हमने कहा ये तो R मिश्रा तो यार अच्छा, तो क्वेश्चन तो अच्छा तो है, हमने बताया तो है आप लोगों को। तो बच्चों ने कहा सर हाँ रामदेव मिश्रा दिया है, तो R मिश्रा दिया, हमको ये लो, अरे यार मिश्रा का मतलब रामदेव मिश्रा होता है, ठीक है। तो ये वहां से थी, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये जो अब देखो
आर मिश्रा जो है पारिस्थितिकी के जनक हैं, पहली चीज ये याद रखना है। दूसरा क्या है, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी के जनक कौन है भैया, ठीक है ना। आप सबसे ज्यादा जानते होंगे ग्रीगर जॉन मेंडल को। अनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रीगर जॉन मेंडल को, ठीक है ना। ये क्या है, ये मानव विकास के जनक कौन है, महबूब उल हक हैं, महबूब उल हक हैं। मानव विकास के जनक यहाँ पे देखो मैं लिखा हूं, पारिस्थितिकी के कौन है, आर मिश्रा है, पहली चीज, ठीक है ना। दूसरे के अनुवांशिकी के कौन है भैया, आप जानते हो, अभी जल्दी ही हमने पढ़ाया होगा मेंडल के बारे में, ठीक है ना। इसके महबूब उल हक, ठीक है ना, ये है, ठीक। जैव प्रौद्योगिकी के जनक के बारे में आप बताओ जल्दी से मुझे, ठीक है। तो आप इनके बारे में भी नाम सुने होंगे, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में कार्ल इरकी, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में भी नाम सुने होंगे, कार्ल इरकी, ठीक। अब ये चारों का नाम आपको यहाँ पे मिल गया। पहला क्या है, अनुवांशिकी के मेंडल, पारिस्थितिकी के आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा, जैव प्रौद्योगिकी के कार्ल इरकी, ठीक है ना। मानव विकास के जनक कौन है, महबूब उल हक हैं। चलो ये भी क्वेश्चन आपको हो गया। चलिए आगे फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। अब क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है। जेनेटिक, आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको आराम से दिख जाना चाहिए। ये देखिए वो ब्लर करने लग गया, अब सही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको आराम से दिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 4 वाला है, ठीक है ना, जेनेटिक के बारे में। तो आप एक बार जरूर इसको ध्यान दीजिएगा, आंसर में जरूर आप हल करिएगा, ठीक है। मैं अब इसमें जितना सेट पेपर दिया गया है, मैं अधिकतम से अधिकतम हल कराने का आपका प्रयास करूंगा। आप ठीक ना, वीडियो भी बने रहिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग, ठीक है, किसमें होता है, किसमें होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है। पहला ऑप्शन भैया क्या है, चिकित्सा में, ठीक है ना, चिकित्सा में, चलो पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है भैया, कृषि में, कहाँ पे, कृषि में, चलो। तीसरा ऑप्शन क्या यहाँ पर है, ठीक है ना, पारजीनी जीव में, पारजीनी जीव में, चलो। चौथा ऑप्शन इनमें से सभी में, चौथा ऑप्शन क्या मिल गया आपको, इनमें से, ठीक ना, सभी में। पहली चीज देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग का पहले मतलब समझो आप, तब ये क्वेश्चन का आप आंसर दे पाओगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि कोई भी, अगर मान लो एक जीव है, इसका ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। अगर इस जेनेटिक मटेरियल के साथ में, ठीक है ना, कुछ इंजीनियरिंग की गई हो, कैसे कि मान लो कोई दूसरा जीव है, ठीक है ना, इस जीव के अंदर मान लो कोई एक ऐसा जीव नहीं, एक ऐसा जीन नहीं पाया जाता जो एंजाइम या प्रोटीन का संश्लेषण करता हो, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं पाया जाता। इस जीव के डीएनए के अंदर कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं जो एक विशेष प्रकार के, ठीक ना, प्रोटीन का या फिर एंजाइम का, ठीक है, ये निर्माण करते हैं। तो यह क्या किया जाएगा, इसको यहाँ से काट के निकाल के इसके साथ में जोड़ दिया जाएगा और फिर, ठीक ना, इसके द्वारा भी इसी प्रकार के प्रोटीन का निर्माण किया जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, ठीक ना, गोल्डन, ठीक ना, गोल्डन राइस, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या, गोल्डन राइस, जिसमें क्या मिलती थी, विटामिन, ठीक ना, ए। बात समझ में आई। इसका बेस्ट एग्जांपल दूसरा है, पहला ये
तो ये किसके अंतर्गत आ गया, चलो ये कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। इसका मतलब कृषि क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया गया था। दूसरा चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में इंसुलिन का निर्माण, इंसुलिन का ठीक ना निर्माण है, इंसुलिन का निर्माण ठीक ना जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हुआ है। इसका मतलब चिकित्सा क्षेत्र में भी किया गया है ठीक ना। पारजीनी जीव किसे कहते हैं, पारजीनी जीव का मतलब किसी भी जीव में दूसरे जीव का जीन इंजेक्ट करके ठीक है ना, और उस जीन के फेनोटाइप में परिवर्तन कर देना। ध्यान सुनना, किसी भी जीव में दूसरे जीव के जीन को इंटर करके उसका क्या करना है, फेनोटाइप क्या करना है, परिवर्तित कर देना है, बदल देना है। उसे हम क्या कहते हैं, पारजीनी जीव कहते हैं। अब जीव के जीन के परिवर्तन, और जीन क्या अनुवांशिक है ठीक ना। जीन कहाँ पाया जाता है, जीन डीएनए में, और डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ। इसका मतलब क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें भी शामिल है। तो इसमें भी शामिल, इसमें भी शामिल, इसमें भी, तीनों में शामिल है। चौथा ऑप्शन क्या, इनमें से सभी। इसका मतलब यही सही होगा। इतनी बात समझ में आई। चौथा ऑप्शन इसका मतलब क्या है, सही है। चलो यहां तक भी सही हो गया। अब आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन बिल्कुल एकदम आसान आसान है, आप कर ले जाएंगे, मुझे विश्वास है पूर्ण रूप से। ठीक है, चलो इसको भी करते हैं, देखते हैं। आओ आप क्वेश्चन देखो, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है दूसरा का है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। तो आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है। पहली चीज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जल चाहिए, दूसरा क्लोरोफिल चाहिए, और प्रकाश की उपस्थिति चाहिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति चाहिए। आप जानते हो जितना अणु कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है उतना ही अणु ऑक्सीजन का त्याग करता हो, छोड़ता ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। ऑक्सीजन किसके रूप में होती है, गैस के रूप में होती है। तो यहाँ पे कौन सी गैस मुक्त होगी, ऑक्सीजन मुक्त होगी। चलिए ठीक है, ठीक है। कितने नंबर का था, 1 नंबर का। फिर कह रहा है डीएनए अणु का कौन सा एंजाइम तोड़ता। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नाम सुनेंगे आप, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ी सी चीजें सुनिएगा ध्यान से। माना कि ये डीएनए है, माना कि ये डीएनए है, यहाँ पे एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन है ठीक ना। एडेनिन के स्थान पे थाइमिन, थाइमिन के स्थान पे एडेनिन, साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन है तो साइटोसिन, एडेनिन है थाइमिन, थाइमिन है तो एडेनिन, साइटोसिन है तो गुआनिन, गुआनिन है तो साइटोसिन। ये हो गया। इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार से। क्या पाए जाएंगे, इनके बीच में कुछ ऐसे हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए हमारे पास 2 चीजें हैं। एक, या तो हम क्या कर दें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, जो आप किस में बढ़ाते हैं, पीसीआर मशीन में बढ़ाते हैं। कितना परसेंट, कितना टेम्परेचर करते हैं, 94 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड। तब जाके क्या होता है, हाइड्रोजन बंध टूट जाता है। पहली चीज तो ये कन्फर्म हो गई। दूसरी चीज, अगर हाइड्रोजन बंध को तोड़ना तो आप एक एंजाइम का उपयोग कर सकते हो जिसे आप हेलिकेज के नाम से जानते हो। ठीक है, चलो हेलिकेज एंजाइम का उपयोग करके हम हाइड्रोजन बंध को तोड़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ना है। ठीक है, अभी आंसर मुझे नहीं लगता कि मिल गया। फिर से सुनो, कह रहा है डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता, मतलब डीएनए के अणु को तोड़ना है, मतलब यहां से ऐसे तोड़ना है। बात समझ में आ रही है, रज्जु को नहीं अलग करना है, डीएनए अणु को अलग करना है। मतलब ये एडेनिन थाइमिन के बीच में जो बंध पाया जा रहा है उसको तोड़ना है यहाँ पर। ठीक है, इसको तोड़ना है। तो डीएनए के अणु को तोड़ने के लिए अब क्या, देखो मैं आपको चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, डीएनए के अणु को तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे आप रिस्ट्रक्शन एंजाइम के नाम से जानते हैं। रिस्ट्रक्शन, जिसे आप प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं या प्रतिबंध एंजाइम कहते हैं। रिस्ट्रक्शन एंजाइम 2 प्रकार की होती है। एक होती है एक्सो न्यूक्लिएज एंजाइम होती है, एक होती है इंडो न्यूक्लिएज एंजाइम होती है। अब एक्सो जो होगी वो ये सिर्फ डीएनए का लास्ट वाला छोर काटेगा। एक्सो जो रहेगा या तो ये वाला छोर या तो ये वाला छोर, और कोई छोर नहीं। अगर इंडो है तो इन दोनों छोर के बीच में से कहीं से काटेगा।
तो डीएनए अणुओं को तोड़ने के लिए कौन एंजाइम होगा फिर, ठीक ना, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होगा। इतनी बात कंफर्म हो गई। तो डीएनए अणुओं को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज चाहिए, ठीक है। फिर देखो, मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। चलो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया आंसर, ये वाला आंसर आपके समझ में आया, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, समझ में आया, ठीक है। चलो फिर आगे देखो, हम इसको साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। आपको जो लिखना होगा, जो भी चीजें करनी होगी, आप वीडियो को पॉज करेंगे, रोकेंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेंगे, लिखेंगे, ठीक है। हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करवाने का प्रयास करेंगे। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा का गा वाला है, कह रहा है मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। देखो पहली चीज क्या होता है, पहली चीज ये आपको याद रखना है कि मनुष्य में ठीक ना, लिंग निर्धारण है, मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। अब उसको सुनना, पहली चीज, अगर कोई मादा है, ठीक है, अगर कोई मादा है तो उसका गुणसूत्र क्या होगा, 44 प्लस XX होगा। अगर कोई नर है तो उसका गुणसूत्र क्या होगा, 44 प्लस XY होगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगर कोई मादा 44 प्लस XX होगा, अगर कोई नर है 44 प्लस Y होगा। नोट के रूप में ये याद रखना है कि जो हेट्रोगैमिटी होता है, ठीक ना, वही सेक्स डिटर्मिनेशन में भाग लेता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठीक ना, जो क्या होते हैं, हेट्रोगैमिटी, ठीक ना, जो हेट्रोगैमिटी होते हैं, ठीक है ना, वही ठीक है, क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, लिंग निर्धारण, ठीक ना। आप यहाँ पर लिख सकते हैं लिंग निर्धारण में, ठीक ना, में भाग लेता है। इतनी बात समझ में आई। चलो ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। अब देखो, अब क्या है यहाँ पर, हेट्रोगैमिटी का मतलब देखो, अगर यक्स यक्स है तो एक समान है, इसे होमोगैमिटी कहेंगे। अगर यक्स और वाई है तो ये असमान है, ये हेट्रोगैमिटी है। लिंग निर्धारण में भाग लेने का मतलब उसी के द्वारा तय किया जाएगा आने वाली जो संतान है, आने वाली, ठीक है ना, संतान मेल होगी या फीमेल होगी, वो किसके द्वारा तय किया जाएगा, जिसके पास हेट्रोगैमिटी होगी। तो हेट्रोगैमिटी मेल के पास होती है कि फीमेल के पास, पहले ये बताओ मुझे, मेल के पास होती है। आने वाली संतान नर होगी कि मादा होगी, उसमें 1% किसका हाथ नहीं होता, माता का हाथ नहीं होता है। वो कौन निश्चित करता, पिता निश्चित करता है कि आने वाली संतान मेल है कि फीमेल है। वो 100% जिम्मेदार अगर कोई है, पिता जिम्मेदार। अगर कोई माता को जिम्मेदार कह रहा है तो वो गलत है, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो आने वाली संतान नर हो रही है या मादा हो रही है, उसका मुख्य कारण कौन है, उसका मुख्य कारण नर होगा, ना कि मादा होगा। इतनी बात आपको समझ में आई। चलो इसको हमने साफ किया। फिर अब इसका हम क्या करते हैं, बोर्ड में आपको किस प्रकार से लिखना है, देखो एक बार लिखेंगे यहाँ पर हम नर, फिर लिखेंगे 44 प्लस XY, फिर यहाँ लिखेंगे हम क्या, मादा, लिखेंगे 44 प्लस XX। इसका अगर हम गैमीट बनाएंगे तो गैमीट कुछ इस प्रकार से बनेगा, 22 प्लस X, और यहाँ पे बनेगा 22 प्लस Y। इसका गैमीट दो ठू ऐसे बनेगा, क्या बनेगा, 22 प्लस X 22 प्लस Y बनेगा, ठीक ना। इसका क्रॉस इसके साथ में करवाइए, 22 22 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। X X है तो प्लस XX कर दीजिए, ठीक है। देखिए आने वाली संतान क्या है, मादा हो गई। क्यों, क्योंकि X X क्या होता है, मादा होता है, जस्ट हमने ऊपर लिखा है, ठीक है। फिर इसका क्रॉस एक बार किसके साथ में करवा दीजिए, इसके साथ में करवा दीजिए। तो ये देखिए 22 22 कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, दिख रहा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। और ये X है, ये Y है, तो प्लस यहाँ पर XY कर दीजिए। XY होने की वजह से ये कैसी संत हो गई। फिर इसका क्रॉस एक बार इसके साथ में करवा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए 22 22 44 हो जाएगा, X और Y हो जाएगा, प्लस XY हो जाएगा। तो आने वाली संतान क्या हो गई, नर हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद इसका क्रॉस एक बार इसके साथ में करवा दीजिए, तो ये
22 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, प्लस ये एक्स वाई है। ओह क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है, इसका गैमीट, अच्छा हाँ तभी तो कह रही है। ये क्या है, ये एक्स होगा, तो ये क्या रहेगा यहाँ पर, ये एक्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, ये मादा हो जाएगी, ये मादा हो जाएगी। अब 22 हो गया, तो ये क्या होगा, एक्स और वाई होगा, तो ये आने वाली संतान क्या हो जाएगी, नर हो जाएगी। तो देखिए ये किसके द्वारा डिसाइड किया जा रहा है, ये किसके द्वारा डिसाइड किया जा रहा है, ये माता के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है, पिता के द्वारा, पिता के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है कि आने वाली संतान ठीक ना मेल होगी कि फीमेल होगी, उसका 100% जिम्मेदार कौन है, पिता है, माता 1% जिम्मेदार नहीं है, बात खत्म। यहाँ पर ये मानव में लिंग निर्धारण है हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु एक्स और वाई प्रकार के गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं। लास्ट में ऐसे आप स्टार बना के लिख दीजिएगा, उसको बॉक्स में कर दीजिएगा, एग्जामिनर खुश। चलो एक बार बोर्ड को ढंग से देख लो जल्दी से, उसके बाद मैं साफ करता हूँ। यहाँ पे लिंग निर्धारण आपको समझ में आया, गुड, आगे चलो। अब साफ कर दिया हमने बोर्ड को, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलो आगे फिर ध्यान देते हैं, आगे क्या है देखो, आगे फिर लीडिंग कोशिका के क्या कार्य है। भैया लीडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो आप मान लो ये क्या है, ये एक लोब है, टेस्टिस का क्या है, ये एक लोब है। लोब के अंदर क्या पाया जाता है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ऐसी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिसे आप सर्टोली सेल कहते हैं। सर्टोली सेल क्या करती हैं, इनहिबिन हार्मोन्स का स्राव करती हैं, साथ साथ में विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण प्रदान करवाने का कार्य करती हैं। इतनी बात सही है। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर ये ब्लड वेसल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और इसी ब्लड वेसल्स में लीडिंग सेल पाई जाती है, ठीक है, इसी ब्लड वेसल्स में क्या होती हैं, लीडिंग सेल पाई जाती हैं। ये क्या है, ये लीडिंग सेल है। लीडिंग सेल का के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है, जिसे आप नर हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसे आप नर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, हार्मोन्स के नाम के जानते हैं, ठीक ना। इसे आप एंड्रोजन भी कह सकते हैं, एंड्रोजन भी कह सकते हैं। बात खत्म हो गई। कितने का, 1 नंबर का, कितना लिखोगे, बहुत, इतना। जैव विविधता तप्त स्थल क्या होता है, जैव विविधता तप्त स्थल के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। चलो देखो, हाँ ये समझ में आ गया, ये समझ में आया, कहाँ पाया जाता है, फिर से देख लो एक बार, फिर से सुनो। ये कहाँ है, ये जो है एक लोब है। लोब कहाँ पाया जाता है, टेस्टिस के अंदर। कितने, एक टेस्टिस में कितने लोब पाए जाते हैं, 250 लोब पाए जाते हैं। बात समझ में, दोनों टेस्टिस में कितने लोब पाए जाएंगे, दोनों टेस्टिस में कितने पाए जाएंगे, दोनों टेस्टिस में, 1 मिनट थोड़ा सा मैं चेक करूं, सॉरी, मैं थोड़ी सी टाइम आपसे लूंगा। कारण क्या है उसका, कि वीडियो में यहीं पे आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे मैं कल इसको जारी रखूंगा, ठीक है। थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, बस। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। वीडियो ज़रूर देखिएगा, पसंद आएगा, और कल हम पूरा इसको सॉल्व कराएंगे।